हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, जिसको दूसरा नाम था रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। उससे आगे समझते हैं अब कि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो एक एक करके देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है। तो पहले समझते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, या उसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन। क्या होता है? हाइड्रोजन का निष्कासन हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग, और हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें एक सल्फर का किसका हो रहा है ऑक्सीकरण? इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए उससे आगे समझते हैं हम कि अवकरण अभिक्रिया क्या है, या उसी को दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो समझते हैं कि अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तब देखिए अवकरण में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, और ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो जस्ट इसका उल्टा है। अब ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या है? अवकरण। और देखिए इसमें ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रहा है? निष्कासन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है और अवकरण में उसका निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। और अवकरण में हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग, और ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का निष्कासन। बस इतना याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। तो अब अवकरण का एग्जांपल समझते हैं। जैसे CuO प्लस C, तो दोनों को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये क्या बनाता है? Cu प्लस CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या है? CuO का कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जिंक ऑक्साइड के साथ क्या होता है? Zn और O2 अलग हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है? ZnO के मतलब क्या? जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो समझ में आ गया क्या? अब उससे आगे समझते हैं कि ऑक्सीकारक। अब समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है। तो वो होता है वह पदार्थ जो उपचयन के लिए, मतलब उपचयन मतलब क्या? ऑक्सीकरण के लिए, वो उपचयन के लिए क्या आता है? ऑक्सीजन देता है। उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, या अपचयन के लिए क्या देता है? हाइड्रोजन को हटाता है। तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या होता है? वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, तो क्या होता है? ऑक्सीकारक। अब समझते हैं अवकारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटाने के लिए उत्तरदायी है। क्या होता है? अवकारक में क्या होता है? या वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होती है, तो क्या, अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, तो क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आगे समझते हैं। चलिए उससे आगे समझते हैं कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव। तो हमने ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में देखा था। अब समझते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव क्या क्या हैं। तो पहला है कि श्वसन की क्रिया में भी ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद भोजन का पचना, भोजन के पचने में भी ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव है। उसके बाद दहन की क्रिया में, उसके बाद भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन तो गंध करने लगता है, उसमें भी किसका प्रभाव है? यह ऑक्सीकरण अपचयन का अभिक्रिया का प्रभाव है। तब देखते हैं कि भोजन दुर्गंधित क्यों होता है। जब भोजन लंबे समय तक वायु में छोड़ दिया जाता है तो भोजन में उपस्थित वसा और तेल ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती हैं। क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे भोजन दुर्गंधित हो जाता है। तो हमने देखा कि ऑक्सीकरण और अवकरण का कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है। पहला होता है श्वसन की क्रिया में,
दूसरा होता है भोजन के पचने में, तीसरा होता है आपका दहन की क्रिया में, चौथा होता है भोजन को दुर्गंधित होने में। भोजन दुर्गंधित होता है जब गंध करने लगता है, उसमें भी किसका प्रभाव है? अपचयन और उपचयन का प्रभाव है, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण या अवकरण का प्रभाव है। अब उससे आगे समझते हैं, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। क्या क्या उपाय किया जाए कि भोजन दुर्गंधित न हो, भोजन गंध न करे? तो पहला उपाय है कि भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्या मिलाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। क्या मिला देने से? एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा है कि भोजन को वायुरुद्ध बर्तन, किसमें? वायुरुद्ध बर्तन में रखकर उससे उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। तीसरा है कि उसको रेफ्रिजरेटर में रखकर, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या? जैसे फ्रिज में रखकर। तो तीसरा क्या है? और भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। ठीक, तो आपने समझ लिया होगा कि भोजन दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का क्या प्रभाव है। और उसके बाद हमने समझा कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे आगे देखते हैं। चलिए उससे आगे समझते हैं। हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब समझते हैं उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि उष्मा के आधार पर क्या होता है। जिसे दो भागों में बांटा जाता है। जैसा ये पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पहले समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है ऊष्माक्षेपी? वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, तो क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इन क्रियाओं में वातावरण का ताप बढ़ जाता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर ऊष्मा निकलेगा तो वातावरण का ताप बढ़ेगा ही। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि तो ऊष्मा निकलती है, इससे क्या होता है? वातावरण में ताप बढ़ता है, मतलब क्या? गर्मी बढ़ता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो CH4 जो मीथेन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और उसके बाद क्या निकालता है? ऊष्मा निकालता है। क्या निकालता है? ऊष्मा निकालता है। ठीक, दूसरा है श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। जैसे हम और आप जब सांस को छोड़ते हैं तो देखते हुए कि सांस गर्म रहता है, तो देखते हुए गर्म होता है तो क्या होता है? इससे भी तो वातावरण में गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक कमरा में अगर 10-15 आदमी हो जाता है तो उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या मतलब? गर्मी बढ़ जाता है। तो वो किसके कारण हो रहा है? वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि सांस के द्वारा भी गर्मी बाहर आती है, तो वो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब उससे आगे समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ लिया, अब समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का श्वसन होता है, क्या होता है इसमें ऊष्मा का श्वसन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का श्वसन होता है, क्या होता है? ऊष्मा का श्वसन होता है। क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मीय ऊर्जा बंद ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है? बंद ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इन क्रियाओं में वातावरण का ताप कम हो जाता है। क्या होता है इसमें? वातावरण का ताप कम हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल BaOH का होल 2 प्लस NH4Cl, इससे क्या बनाता है? BaCl2 प्लस NH4OH। तो हमने समझ लिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलता है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा अंदर लेता है, मतलब क्या? ऊष्मा ग्रहण करता है। तो ऊष्माशोषी समझ गए। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो लास्ट वीडियो आएगा वो बस उसमें लास्ट ही वीडियो हो जाएगा, उसके अलावा कोई वीडियो नहीं आएगा। उसमें आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, वो समाप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।